दोस्तों नमस्कार। करीब 4 साल पहले मैंने अपने जीवन की सबसे मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा थी बंगाल की सिनिस्टर पॉलिटिक्स और पार्टीशन के पहले वहां हुए जेनोसाइड पर एक फिल्म की रिसर्च। एक ऐसे सवाल का रिसर्च कि क्या बंगाल एक नया कश्मीर बनता जा रहा है। दोस्तों, मेरी आगे आने वाली ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है, जब सिर्फ 4 दिनों में भारत के 40,000 लोगों को मार दिया गया था। सड़कों पर लाशें बिछी थीं, चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे थे। और यह हमारे इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे उन लोगों ने जानबूझकर दफन कर दिया जो चाहते नहीं कि आप भारत के अपने लोगों के जेनोसाइड, उनके दर्द, उनकी पीड़ा और उसके पीछे छिपी खतरनाक खूंखार राजनीति के सत्य को कभी भी जान पाए। दोस्तों, अब हम इस फिल्म के निर्माण के आखिरी चरण में हैं। लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक सत्य का डॉक्यूमेंट है। यह सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, बल्कि आज के बंगाल की खतरनाक, डेंजरस पॉलिटिक्स के बारे में भी है। यह फिल्म एक वार्निंग है कि कैसे बंगाल धीरे धीरे कश्मीर बनता जा रहा है। दोस्तों, हमने ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स और नोआखली के बचे हुए पीड़ितों से, जिनमें से कई तो 100 साल के ऊपर के हैं, उनसे और हाल ही में बंगाल के कई पीड़ितों से बातचीत की, वीडियो पे उनके रिकॉर्डिंग की। हमने सैकड़ों किताबें, रिपोर्ट्स, अखबारों की कटिंग्स, हर विचारधारा से पढ़ी। तमाम विशेषज्ञों से बातचीत करके 18,000 से भी ज्यादा पन्नों में उसे संक्षिप्त किया। इस फिल्म के 26 ड्राफ्ट्स लिखे गए। बहुत मेहनत की है दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं हमेशा जनता की फिल्म बनाता हूं, पीपल्स फिल्म, फिल्म्स ऑफ वी द पीपल ऑफ भारत एंड फॉर वी द पीपल ऑफ भारत। यह फिल्म भी आप ही की फिल्म है। जैसे द कश्मीर फाइल्स हम सबका सच बना, आपका सच बना, वैसे ही यह फिल्म भी आपके और हमारे दर्द की कहानी है। पिछली बार मैंने आपसे रिसर्च में योगदान देने के लिए किया था और आपने बहुत तादाद में दिया भी, और जिससे फिल्म में कई तथ्य भी दिखाए गए। और उसी कारण कश्मीर फाइल्स सत्य का आईना बना। एक बार फिर दोस्तों, एक नया इतिहास रचा जा रहा है और उस इतिहास का हिस्सा बनने का यह आपका मौका है। इस फिल्म को फाइनल करने से पहले मैं कुछ भी छूटने नहीं देना चाहता। अगर आपके पास डायरेक्ट एक्शन डे से रिलेटेड, बंगाल में जो अभी मुर्शिदाबाद में हुआ या जो नोआखली में हुआ था, ऐसी उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, लिंक, कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिकल या सबूत है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसका भुक्तभोगी है, तो कृपया आप नीचे लिखे हुए इस ईमेल पर हमको भेजें। एक बात और, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब फिल्म पूरी बंगाल के बारे में है तो इसका नाम द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर क्यों है? क्यों नहीं आप इसका नाम बदलकर द बंगाल फाइल्स कर देते हैं? तो इस विषय में भी आप नीचे मुझे बताइए, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। आखिरकार है तो ये आप ही की फिल्म, हम वी द पीपल ऑफ भारत की फिल्म। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल बोलते बोलते थोड़ा मेरे सामने वो गांव के घर याद आए पुणे जिले में, जहां 265 साल पहले पानीपत लड़ने के लिए हर एक घर से एक पुरुष गया होगा, लेकिन वो कोई भी अपने गांव को फिर कभी नहीं लौटा। ऐसे गांव में मैं गया था, वो याद आया। हिंदवी स्वराज्य के लिए उन्होंने अत्यंत विषम परिस्थिति में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हो गया था, बोलते बोलते आवाज़ में कंपन विम्पन आना शुरू किया। तो मैं बोला, यार ये पीड़ा प्रदर्शनी या पीड़ा तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरी अपनी है। मैं इतिहास में भावुकता को इतिहास ने कोई जगह दी नहीं है, मुझे मालूम था पीड़ा तो हुई है। वैसे ही पीड़ा मित्रों मेरे को ये अपने 2 महायुद्धों में जो हमारे लाखों भारतीय सैनिकों ने जो प्राण दिए हैं ना,
उससे पीड़ा होती है। और उन खून चूसने वाले ये निर्लज्ज दरिंदे गोरों के लिए जान दी है, इससे ज्यादा मुझे पीड़ा होती है। क्या संबंध था भाई पहले और दूसरे विश्व युद्ध से हमारा? आप बताइए, आप भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। हमारे बाप दादे जो लड़ने गए थे, किसके लिए गए थे? भारत का उस युद्ध से संबंध क्या था? बस यूरोप में 2-4 जगह स्मारक खड़े कर दिए जहां पे कोई जाता नहीं है। मुझे उससे ज्यादा पीड़ा होती है कि भारत का युद्ध से उनके यूरोप वाले जो सत्ता संघर्ष थे उससे भारत का क्या संबंध था भाई? इसलिए वो मुझे, हमारे आदरणीय जयशंकर जी हैं, जयशंकर साहब ने बोला था, यूरोप थिंक्स इट्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, दैट्स यूरोप थिंकिंग। ये सामंती सोच रखने वाले हरामी 700-800 साल पहले तो भीख मांगते ही फिर रहे थे। अभी तक पूरी दुनिया की लंबी लंबी झूठी बातें ये लोग पूरी दुनिया को सिखाते हैं। एक भारतीय सनातनी माता के सिंदूर ने ये जितने भी गंदी नाली के ये जो गोरे कीड़े हैं ना, ये वही गंदी गटार में जैसे आजकल गायब हो गए। 1 महीना हो गया। एक भारतीय सनातनी जो माताएं हैं उसके सिंदूर ने कमाल दिखा दिया। मेरा जवान मित्रों, स्लोवाकिया, पोलैंड, यहाँ पे क्यों मरा भाई? कौन जिम्मेदार है? किससे पूछे? क्या हम मिशनरीज भाड़ोती सैनिक थे? चंद 20-25-30 हजार के पगार के बदले हम लोग इतने बिके हुए थे कि दूसरे देश में जाके तीसरे का युद्ध लड़े? सोचना तो पड़ेगा भाई। हिंदुस्तान को इस तरह मानसिक पंगुत्व इन आक्रांता की वजह से आ गया था। हम क्या करते? भूखे थे, नंगे थे, अंधेरे में भविष्य था, तो स्वार्थी तो बने। अब क्या करें? स्वार्थ हावी हो गया हम पे, क्योंकि परिस्थिति की वो मांग थी। यानी वो 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद अगर आपके सामने कोई एक रोटी फेंक दे, क्या होगा आपका? रोटी तो खाएंगे ना, आत्मसम्मान वगैरह याद नहीं आएगा, आप रोटी खाओगे पहला। और ये मित्रों अखंड 1500 साल से जारी है। आने वाले सभी नस्लें जो ऐसे रोटी खाने वालों की होगी, वो नस्लों की मानसिकता क्या होगी आप देखिए। ये राष्ट्रवाद, ये स्वाभिमान, ये मान अपमान, ये भाई सब पेट भरने के बाद की बातें हैं। इतिहास गवाह है, लगातार 2000 साल से लड़ने वाली विश्व की एकमात्र सेना हमारी है। वो ग्रीस वाले लड़े, रोमन लड़े, वो 2-4 बार लड़े, बस 2-4 लड़ाई में पूरी जनता उन्होंने गुलाम कर दी। उसे लड़ाई नहीं कहते। हार के फिर उठना और फिर जीत की ओर बढ़ना, नया संकल्प, और नए संकल्प के साथ सिद्धि पाना, ये हमारी एकमात्र सेना है विश्व में। इस सेना ने मित्रों कभी भी हार नहीं मानी है, हमेशा हार के बाद नए सिरे से पूर्ण विजय के प्रयत्न किए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि 1837-38 के बाद एक जरूर भारतीय मानसिकता को झटका लगा था। अभी भी पूरी तरह से उस गुलाम मानसिकता से हम नहीं उबर पाए हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले वो तड़के वाली आभा होती है ना, वो आज स्पष्ट नजर आ रही है। आज नहीं,
लेकिन 50-100 साल बाद ये हमारा हिंदुत्व का ये प्रकाश है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रखर होगा। पूरे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से वो जगमगा देगा, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अब आते हैं विषय पे। अब्दाली की रसद तोड़ने के लिए मराठों ने अनंत प्रयत्न किए। शत्रु प्रदेश, शत्रुओं की संख्या, मुमिनों को मिल रहा स्थानिक सपोर्ट, मोटा मोटी इन वजह से 22 दिसंबर को गोविंद के निधन के बाद युद्ध का फासा पूर्ण पलटा गया। अब अब्दाली मराठों की रसद तोड़ने लगा, जिसमें अब्दाली कामयाब हुआ। झाड़ों की मूली और पत्ते खाकर दिन गुजारने की नौबत हमारे मराठों पे आ गई थी। मदद मिलने वाले सारे रास्ते पठानों ने बंद कर दिए थे। पानीपत के पास जैसे जख्मी शेर को अब्दाली ने पानीपत के आसपास के पिंजड़े में बंद करवा दिया था। युद्ध के सिवाय हमें कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। तवारीखकार अब्दाली की बुद्धिमत्ता, उसके रणनीति के कसीदे लिखते लिखते नहीं थकते। इसको विश्व का आज तक का सर्वोत्तम सेनानी बताते हैं, जो अन्य होने वाली जितनी भी मदद थी ना, उस पे निर्भर था। ये उनका विश्व का आज का सबसे सर्वोत्तम सेनानी। भैया अब्दाली का वर्णन मैंने भी किया है। जो अब्दाली की अच्छी बातें हैं, जो उसको अलग कर देती हैं, वो हमने बता दी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके तलवे चाट चाट के चलो छोड़ देते हैं। तवारीखकार, वो चाटुकार, वो उनका वही काम था, क्योंकि यही करने से उनको भी अय्याशी करने का जो मौका मिलता था। तो मैं कोई आश्चर्य की दादा नहीं हूँ, क्योंकि इनको अपने आकाओं का ढोल तो बजाना ही है ना। आज भी इंटरनेट देख लो, एक चित्र बड़े मुश्किल से आपको मिलेगा जहाँ मोमिन का दारुण अत्यंत हीन पराभव हुआ है। देखो, ढूंढो, नहीं मिलेगा। हाँ, पराभव आपको जरूर पढ़ने मिलेगा, लेकिन उसको तुरंत मुस्लिम फोबिया कह के ये लोग वहां से भाग जाएंगे या फिर रफा दफा कर देंगे। ये दारुण हीन पराभव के बारे में नहीं बताएंगे, पराभव के बारे में बताएंगे, लेकिन बाद में उसको मुस्लिम फोबिक कह के उसको रफा दफा कर देंगे। और मित्रों, इसमें सिर्फ मोमिन नहीं है, इसमें सारे अब्राहमिक, ये जो सेमेटिक रिलीजन वाले हैं ना, ये सब एक साथ है। हम इसे अलग अलग नहीं देख सकते भाई। कहीं 5000 साल में गजवा एक चीन, 1500 साल में आपने सुना होगा? नहीं सुना होगा। क्यों आपको सिर्फ और सिर्फ गजवाई हिंदी करना है भाई? अलेक्जेंडर को भी विश्व जीतना है, कहाँ आके टपक गया? भारत में आके टपक गया। विश्व जीतना था ना, पर्शिया जीता था ना, अफ्रीका में अंदर घुस जाता सीधे। अफ्रीका से फिर बाईं और मुड़ के यहाँ पे भारत में क्यों झक मारने आया था? तो यहाँ पे मार खा के भारतीयों ने तुम्बा निकाल दिया उसका, अलेक्जेंडर का। लेकिन आज भी हमारे भारतीय कहते हैं जगत जेता अलेक्जेंडर। अरे भाई, अलेक्जेंडर से ज़्यादा बड़ी जीत तो अब्दाली ने ली थी। अब्दाली ने तो पानीपत आके जीता था। ये भांड तो पंजाब क्रॉस नहीं कर सका। चलो, मैं फिर आपको वो साष्टांग दंडवत करता हूँ कि एक बात मैं जो गत 400 एपिसोड से बता रहा हूँ, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी बड़े भाइयों,
तुम्हारा अब्दुल अलग नहीं है। अनीस हो, फारूक हो, टॉमी हो, जेरी हो, डोनाल्ड हो, सारा हो, विलियम हो, हाँ, ये सब एक है। सबकी सोच मित्रों, इन सभी जानवरों की जो सोच है, ये सबकी सोच मनोविकार से भरी पड़ी हुई सोच है। अब्दुल आपका कभी भी नहीं था, नहीं होने वाला है। और एक बार साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना। जो नहीं समझ रहा है वो अपनी आंखें खोले। अगर चश्मा लगाता है तो चश्मा निकाले, सामने वाले को पढ़े। क्या बोलूं? पौष शुद्ध 8 सुबह तड़के अब्दाली से चढ़ाई करने का मराठों ने निश्चय किया। भाऊ भी आखिरी प्रयत्न करके देख चुका था। जैसे मैंने कहा कि काशी राय को बुला के उसने संधि वार्ता के लिए अब्दाली को एक प्रस्ताव भेजा। अब संधि का प्रस्ताव लेके काशी राय अब्दाली के पास गया। अब्दाली के तंबू में अब्दाली शूजा कुछ सोचते, मराठों ने युद्ध का शंखनाद वहां कर दिया था। अंग्रेजी तारीख 14 जनवरी 1761 बुधवार का दिन था। पौष अष्टमी थी। अरुणोदय के साथ ही पठानों को छावनी से सामने से मराठे आते दिख गए। सबसे प्रथम सदाशिवराव भाऊ पेशवे को वंदन करके इब्राहिम खान ने तोपों की बत्ती लगाई। युद्ध का क्रोनोलॉजिकल घटनाक्रम तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन आजकल के जो अभ्यासक हैं, जो संरक्षण तज्ञ हैं, उन तज्ञों ने हर घंटे की बदलती परिस्थिति जरूर बताई है। भाई हम तो जो भी कोई प्रत्यक्ष लड़ाई में उपस्थित रहेगा और उसने अगर पत्र व्यवहार किया होगा तो वो पत्र व्यवहार को हम फॉलो करते आए हैं और आज मैं उसी को फॉलो करूँगा। इसलिए जो लिखा गया है, जो तज्ञ कहते हैं, उस पे तो आएंगे, लेकिन सर्वप्रथम पत्रों में लिखा हुआ जो तथ्य है वो पहले जान लेते हैं। सबसे बड़ा नाम था नाना फडणवीस। ये नाना प्रत्यक्ष युद्धक भूमि पर उपस्थित थे उस दिन। और नाना फडणवीस आप भी जानते हो, बड़े न्यायप्रिय थे और शासकों का पिछवाड़ा चाटने वाले में से तो पक्का नहीं थे। तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं नाना पे। नाना फडणवीस कहते हैं, अंतिम क्षणों में श्रीमंत के आप्त यानी निष्ठावान, उनमें से कुछ लोगों ने पाला बदला। नाना पुरंदरे, गोविंद पंत बुंदेला, बलवंतराव मेहंदड़े छोड़ के चले गए और जो अनाप्त थे जैसे शाहनवाज खान और भवानी शंकर, वो अब भाऊ के आप्त हो गए, यानी भाऊ के निष्ठावान हो गए। अब इन दोनों के आग्रह पर भाऊ ने अपनी पारंपरिक युद्ध नीति को तिलांजलि देके यवन नीति अपनाई। शत्रु के तोप गोले हमारे शिविरों पर लगातार बरस रहे थे। ऐसे ही एक तंबू में मातोश्री और अन्य स्त्रियां भयभीत होकर बैठी हुई थी। मातोश्री अंदर देवघर चली गई। बलवंतराव, गोविंदराव चले गए थे। 2 महीने से पशु बल, मनुष्य बल भी लगातार कम होते गया। भुखमरी की अवस्था मराठों पे आई थी। सभी मराठी शिविर के आसपास दुर्गंध फैला था। कुछ में तो बीमारीपन भी झलकने लगी थी। कुछ में यानी कुछ मावड़े शायद बीमार होंगे या बिस्तर में पड़े होंगे। तो नाना लिखता है, कुछ में बीमारीपन भी झलकने लगी थी। युद्ध के पूर्व संध्या पर पराजय पर चर्चा हुई।
पराजय भी अगर हुआ, शत्रु के हाथ नहीं लगना है। और 2, किसी भी हाल में श्रीमंत के कुटुंब, श्रीमंत के परिवार पर म्लेच्छ की काली छाया हम पड़ने नहीं देंगे। ये 2 महत्वपूर्ण संकल्प वहां लिए गए। श्रीमंत ने भी बेलपत्र अपने हाथ लिया था, यानी श्रीमंत ने भी वही संकल्प किया। आखिर निशान के पास मुख्य छावनी के आगे युद्ध से मुठभेड़ हुई, शत्रु से मुठभेड़ हुई। श्रीमंत बेफाम होकर तलवार चला रहे थे। इतने में बाजू में लड़ने वाले नाना पुत्र विश्वासराव को गोली लग गई। श्रीमंत ने उसे हाथी पर ऊपर खींच लिया। उसी क्षण पठान भागते हुए शिविर के अंदर जाने लगे। मारकाट जारी थी। वहीं बाईं ओर जो ढोल नगाड़े वाले खड़े थे वो वहां से तुरंत भाग गए। दाईं ओर मैंने देखा, दाईं ओर होलकर और शिंदे के निशान भी पठानों ने उखाड़ लिए थे। 400 के करीब पठान घुड़सवार थे। इस अंधाधुंधी में श्रीमंत गायब से हो गए थे। मुझे ईश्वरी बुद्धि हो गई। मैं पीछे हटा। पीछे हटते हुए बापूजी को देखा। बापूजी पंत हिंगणे के पास गया, उन्हें आग्रह किया, चलो बापू हम पीछे हटते हैं। बापू ने साफ मना किया। बापू ने कहा, ऐसे परीक्षा की घड़ी में श्रीमंत का साथ छोड़ना अनुचित है। दुर्भाग्य हमारा है कि 1 लाख के आसपास सेना होते हुए भी श्रीमंत के पास एक भी हमारा निष्ठावान मैंने नहीं देखा। सुख के सब साथी, दुख में ना होए कोई। सायं समय तक पूरी वाताहत हो चुकी थी। मैं सायंकाल के 2 घटिका पूर्व अंधुक प्रकाश में पानीपत पहुंचा। वहां भी ईश्वर रूपी रामजी पंत दाभोलकर ने स्वयं मुझे रास्ता दिखाने के लिए, जैसे वो मेरे रास्ते में खड़े मुझे मिल गए। वहां हम तीनों ने घोड़े और वस्त्र उतार दिए। शुद्ध लंगोट में अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने के बाद रात को चल पड़े। मित्रों, जैसे मैंने परसों ही कहा था कि ये इस टाइप का एक लेटर, नाना ने जितने भी पत्र लिखे हैं ना, वो 18 जनवरी को पत्र लिखे हैं, लेकिन वो काशी के पहुंचने के बाद लिखे हैं। चलो कल पत्र का उत्तरार्ध भी देख लेते हैं। नाना ने अपना 14 जनवरी का जो दिनक्रम है वो विस्तार से लिखा है। आगे इस पत्र का उत्तरार्ध भी देखते हैं। वंदे मातरम।